हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। आज एक और नई यूनिट का आगाज करने जा रहे हैं। हम फिजिक्स के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो वेल, इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, एक शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। देखिए, बेसिकली हम लाइट को अगर देखें तो हमें पता है कि उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि लास्ट में हमने ऑप्टिक्स ही कंप्लीट किया था, जिनमें हम लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों स्टडी करके आए हैं, या फिर हम उन फिनोमिना को स्टडी करके आए हैं जिनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि लाइट का पार्टिकल बिहेवियर या फिर वेव बिहेवियर डिसाइड होता है। तो अभी हम ड्यूअल नेचर के अंदर भी हम कुछ ऐसा ही स्टडी करने वाले हैं। ड्यूअल नेचर है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। कोई मैटर है, कोई पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है उसके अंदर डेफिनेटली पार्टिकल करेक्टर है, क्या उसके अंदर वेव करेक्टर भी होता है, ये सीखेंगे। साथ ही साथ लाइट का पार्टिकल बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है हम स्टडी करेंगे, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो लाइट का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो वेल, देखिए, हमें पता है कि कोई भी मेटल है हमारे पास में, कोई भी एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के अंदर डेफिनेटली क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स है तो उनके चारों तरफ, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं। तो हम कुछ मेटल्स की बात करेंगे जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट करवाएंगे, या उनको हम एक्चुअल में क्या करेंगे, उसके एटम से बाहर निकालेंगे। वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। उनमें से एक जो मेथड है, जिसको हम ये कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है हम फॉल करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, और वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एमिशन। एमिशन का क्या मतलब होता है बेटा? एमिशन का मतलब होता है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन बोलते हैं। और ये एमिशन टाइप कौन से हैं, उनमें हम वन बाय वन एक दो टाइप भी स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ एमिशन, कौन से एमिशन मेनली होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास में थर्मियोनिक एमिशन। कौन सा आता है? थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। इस थर्मियोनिक, थर्म मीन्स क्या होता है? हीट, यस, बिल्कुल सही, हीट होता है थर्मियोनिक एमिशन। मतलब मैं क्या करूं, मेरे पास में जो मेटल है उसको मैं क्या करूं, हीटअप कर दूं। तो हम वैसे भी जो है किसी मेटल सरफेस को हीटअप करेंगे तो डेफिनेटली जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये कह गई आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी गेन करके सरफेस से बाहर निकाला जा सकता है। इसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलेंगे, ठीक है। यानी प्रोसेस ऑफ, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, process of ejecting electron, process of ejecting electron from metal by hitting it, ठीक है। और इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन होगा, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, थर्मियोन। क्या कहेंगे बेटा? थर्मियोन, थर्मियोन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का क्या नाम होगा? थर्मियोन होगा, ठीक है। इसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, मेटल को हीटअप करना है, और हीटअप करने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड टाइप के एमिशन की बात करते हैं, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन,
फील्ड एमिशन का क्या मतलब होता है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मेटल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, और जैसे ही अपने को पता है कि एक पॉजिटिव प्लेट होगी एक नेगेटिव प्लेट, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करके बीच में हमने मेटल सरफेस को रख दिया या मेटल रख दिया जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आने के बाद क्या होगा, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कहें कि पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। सो यानी हम इसको ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, कितना होता है लगभग, कोई इमेजिन कर सकता है? नहीं, चलो मैं बता देता हूं। लगभग हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेट 10⁸ वोल्ट पर मीटर, हम इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एमिशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिससे फील्ड एमिशन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी एमिशन भी होता है, सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं किस्म से, मेटल को टारगेट बना करके उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं और इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड के साथ जाकर के मेटल सरफेस पे हिट करता है और वहां प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके उस इलेक्ट्रॉन को वहां से मूव करवा देता है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे एक तीसरा और हम टाइप मान लेते हैं जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी एमिशन। क्या नाम दे रहा हूं मैं, सेकेंडरी एमिशन बेटा, ठीक है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को हम स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस पे और वो जाके हिट करेगा और सिंपली वहां प्रेजेंट जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कौन सा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम सिंपली करते क्या हैं, एक किस्म से लाइट एनर्जी फॉल करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, हम लाइट एनर्जी फॉल करेंगे और वो लाइट क्या करेगी, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी लाइट कर देगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी लाइट कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ या फिनोमिना ऑफ ejecting electron from the surface of metal by falling light of sufficient energy। मैंने यहां पे एक वर्ड यूज कर दिया, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी, सफिशिएंट एनर्जी होनी जरूरी है, जो लाइट फॉल करेगी उसकी सफिशिएंट एनर्जी होना जरूरी है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है, ठीक है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए सारी चीज। सो वेल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे बहुत डिटेल में हम जाएं उससे पहले अपने को जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हमने कहा कि भी लाइट फॉल करेंगे, ठीक है, तो या फिर हमने कहा कि फील्ड एमिशन करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाता है, क्या जैसे ही हम लाइट फॉल करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
या जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? मतलब उसकी एक, हम ये कह सकते हैं वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, एक वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन का मतलब क्या है बेटा? वर्क फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। वर्क फंक्शन, ये जो वर्क फंक्शन है इसको अच्छे से समझ लो, ये बहुत काम आने वाला है अपने आगे जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले हम बनाएंगे सब में काम आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। वर्क फंक्शन मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron just from the surface of metal. यानी कम से कम जो एनर्जी चाहिए अपने को, मेरे पास मान लो एक मेटल सरफेस है, ठीक है, एक मेटल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, ये एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस के ऊपर बेटा मान लो हमने कहा कि लाइट फॉल कर रही है, ये लाइट इसके ऊपर फॉल कर गई, इस लाइट के फॉल करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम कुछ ऐसे समझ लेते हैं, भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। अब ऐसे नहीं है कि कोई भी लाइट फॉल करेगी और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी, मतलब उसके लिए कम से कम कुछ एनर्जी चाहिए जो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम जनरली किस में मेजर करते हैं? इसकी एसआई यूनिट आप ये याद रखिए, क्योंकि मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? बहुत बार हम पढ़े हुए हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10 रेज टू द पावर माइनस, इसमें से 6 कर देंगे, माइनस 13 जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगा सारा। अब ये जो एनर्जी यहां पे फॉल कर रही है इज इक्वल्स टू एच न्यू। देखो हमें पता है कि कोई भी एनर्जी आएगी उसकी, जैसे मान लो कोई लाइट फॉल कर रही है, उसकी एनर्जी मैंने कह दिया कि एच न्यू के बराबर है। अब ये जो एनर्जी यहाँ पे आके हिट कर रही है, इस सरफेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस सरफेस है जो ये भी, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है उसी को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी लग सकती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन एक्चुअल में कितना होता है, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन W नॉट से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट, या फिर इसको एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा नोट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा वर्क फंक्शन के लिए बेटा। न्यू नॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, मतलब फॉलिंग लाइट की वो एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, सो लैम्डा नोट मैंने लिखा है, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां तक हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है इस मेटल सरफेस से। फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता। और मैंने लैम्डा के लिए लिखा मैक्सिमम वेवलेंथ। ये लैम्डा नोट क्या है, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। सो ये वर्क फंक्शन है। अब सारे मेटल्स का वर्क फंक्शन एक जैसा नहीं होता है। सीजियम की अगर बात करें, सीजियम जो होता है उसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना बहुत ही आसान है, यानी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, 2.14 इलेक्ट्रॉन। प्लेटिनम मेटल्स में अगर हम बात करें तो प्लेटिनम में सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जा सकता है। प्लेटिनम का जो वर्क फंक्शन है वो लगभग जो है 5 से क्रॉस भी चला जाता है। ठीक है, लगभग 6 पॉइंट के समथिंग भी होता है, बुक्स में अलग अलग वैल्यूज दे रखी होंगी अलग अलग एलिमेंट की। तो ये जो है वर्क फंक्शन है, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी हम सीजियम को देंगे तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ये तो है वर्क फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन के बारे में आपको ये भी ध्यान रखिए, जैसे हम
सपोज करो हमने कहा फ्रिक्शन स्टडी किया था, दो बॉडी है मेरे पास में ए और बी, ठीक है। सो जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको पता है भाई, जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दो बॉडी को हम रब करते हैं, ए और बी ऑब्जेक्ट को जब हम रब करेंगे तो अपने को पता है एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बी के ऊपर पॉजिटिव आ जाता, या फिर बी पे आ जाता है तो हम भी पूछते कि भाई ए पे क्यों नहीं आया। तो वहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, आप कहोगे कि सर ए ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे दिया, बी भाई साहब को दे दिया, क्यों दे दिया, उसके पास कोई फ्री में था क्या? नहीं, एक्चुअल में क्या है, जैसे ही हम फ्रिक्शन करते हैं ना तो वहां पे फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा कि दो बॉडी को हम जब रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो बेसिकली रफनेस के चलते हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो है वो हीट इन दोनों बॉडीज को बराबर मिल रही है। लेकिन एक बॉडी इनमें से ऐसी होगी जिसका वर्क फंक्शन जैसे ही मेंटेन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। यानी जैसे ही हमने हीट, तो इसको रबिंग किया, हीट जनरेट होती है। जैसे हम अपनी हथेली को रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन दोनों हथेली पे बराबर जा रहा है हीट तो, लेकिन अब उस हीट पे इनमें से कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है, वो इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगी और दूसरे को मजबूरी में लेना पड़ेगा, जो लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज। यानी इसमें वर्क फंक्शन ए बॉडी का कम था, इसीलिए ए बॉडी ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बी बॉडी को। बी बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा था, लेकिन हीट दोनों को बराबर मिली फ्रिक्शन करने से। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब चीज आती है, किस तरीके से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो बॉडी को कहा था कि रब किया, रबिंग करने से एक बॉडी पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो उसके ये पीछे ये लॉजिक है। और याद रखिए, जिसका वर्क फंक्शन रबिंग के दौरान दो बॉडी में से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जिसका ज्यादा उस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये वर्क फंक्शन की कहानी है जो आपको समझ आ गई होगी। वेल, वर्क फंक्शन अपने को क्लियर हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब आपको समझ में आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। मैं बहुत ज्यादा अब इसमें डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने डेफिनेशन तो समझ ली है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है, भाई मेटल सरफेस के ऊपर जैसे ही हम सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी फॉल करेंगे, वो मेटल सरफेस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। अब वो कितना इलेक्ट्रॉन, क्या इजेक्ट ही होगा या कुछ और भी होगा, ये सब चीज बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। मान लो कि मेरे पास में जैसे ये एनर्जी फॉल करती है, ठीक है, E इक्वल्स टू मैंने कहा एच न्यू, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इन सब बातों पे हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट जो है, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर किया गया, वो चीज हम सीखेंगे। यहां हमने कहा कि वर्क फंक्शन चीज एक मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, भाई ये एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कैसे रिलेटेड है, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। याद रखिए, जो फॉलिंग लाइट की एनर्जी है, अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है या ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, तो क्या होगा, याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। यानी उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और अगर मैंने कहा कि भाई नहीं, ई तो जो है लेस रह गया, किससे, वर्क फंक्शन से, भाई अब इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से बराबर ही नहीं हुई। और वर्क फंक्शन क्या पढ़ा हमने, भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब अगर मान लो वर्क फंक्शन से कम रह गई तो हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डू नॉट टेक प्लेस। यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो इस पे क्वेश्चन आता है कई बार, फॉलिंग लाइट की एनर्जी जो है, मैंने कहा E इक्वल्स टू hc/λ, इस फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है, hc/λ इस फॉर्म में भी दे सकता है कि लैम्डा दे रखा हो, h और c की वैल्यू आपको पता होती है। फॉलिंग लाइट की जो एनर्जी है E इक्वल्स टू, जिसको मैंने लिखा hc/λ या h न्यू, ये एग्जैक्टली अगर लैम्डा अपने को दे रखा है, लैम्डा मोस्टली नैनोमीटर में देता है, ठीक है, लैम्डा किस में देता है, नैनोमीटर में देता है। जब नैनोमीटर में अगर वेवलेंथ अपने को दे रखी है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है और जो लाइट का स्पीड है, इसको हम यूज करके डायरेक्ट एक रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में होना चाहिए? वेवलेंथ शुड बी इन नैनोमीटर। ठीक है, डायरेक्ट आप यहां से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप सोच रहे होंगे सर जूल में क्यों नहीं निकाली? भाई सारा खेल यहां पे न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चलेगा। ठीक है, तो अपने को इलेक्ट्रॉन जूल में भी दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो उसका वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप जैसे ही वेवलेंथ दे रखा है तो 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में नहीं है, एंगस्ट्रम में है, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करके रख दीजिए इस फॉर्मूले में। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि एनर्जी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। या फिर एक और तरीका है, आप हर बार जो है, हर बार क्या करोगे, मैं इसलिए क्यों बता रहा हूं, इसको याद रखना क्यों जरूरी है। आप हर बार इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इसका मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय लैम्डा करोगे, बार बार कैलकुलेट करोगे, जूल में आंसर आएगा। फिर जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उससे बचने के लिए डायरेक्ट आप ये याद रखिए रिलेशन। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपने को अब ये सारी चीज जो है पता चल गया। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है उसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, वैसे ये कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया गया, उस एक्सपेरिमेंट पे हम बात करेंगे। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात है, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो किया गया, या ये कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की थ्योरी किसने दी या किसको सबसे पहले पता चला, तो याद रखिए जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था 1886 के अंदर, सॉरी 1887 में। ठीक है, किसने? हर्ट्ज ने क्या किया था? सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। सबसे पहले इन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, इन्होंने क्या किया भाई, एक मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इजेक्ट करता है। लेटर ऑन हलवाच नाम से एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, तब 1888 में इसी एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा इलेबोरेट किया। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के कैथोड के ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया? मेटल प्लेट लगा दी। ठीक है, उन्होंने एक जिंक प्लेट जो है यूज की थी, उन्होंने एक जिंक प्लेट यूज कर दी। जैसे मान लो कि भाई हर्ट्ज ने कुछ ऐसे कैथोड रे ट्यूब बनाई, कैथोड रे ट्यूब जो है उन्होंने ऐसे बनाई, और उस कैथोड रे ट्यूब के एक हिस्से पे उन्होंने क्या लगा दिया? एक हिस्से पे उन्होंने कैथोड और एक हिस्से पे क्या लगा दिया? एनोड। ठीक है, और लाइट फॉल करवाई, भाई लाइट फॉल करवाई इसके ऊपर, और उन्होंने देखा कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं, लेकिन उसको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए हालवाच ने क्या किया, इसके ऊपर एक मेटल प्लेट लगा दी। कौन सी मेटल? जिंक मेटल जो है इन्होंने यूज किया। फिर बाद में हलवाच के साथ में, हलवाच साइंटिस्ट के साथ में एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम ले रहा हूं मैं, लेनार्ड। ठीक है, लेनार्ड ने भी जो है इस एक्सपेरिमेंट में फिर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। मतलब इन दोनों ने मिलकर के हालवाच और लेनार्ड नाम से एक्सपेरिमेंट हम बोलेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, क्या था वो एक्सपेरिमेंट और उन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, उसको डिटेल में समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लेनार्ड एक्सपेरिमेंट या फिर ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। भाई इनके लिए इसने क्या किया, एक ऐसा सेटअप तैयार किया, ठीक है, ये एक कैथोड रे ट्यूब इन्होंने यूज किया,
और ये यहां से लाइट जो है एंटर करेगी, ये कंप्लीट। यहां पे इन्होंने कैथोड यूज किया है और यहां एक एनोड लगा दिया। ये क्या है? एक एनोड। यहां पे सफिशिएंट एनर्जी की लाइट फॉल करेगी तो क्या होता है? यहां पे मान लो कि भाई मैंने कहा कि एनर्जी फॉल कर रही है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और क्लियरली याद रखिए E मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये हो सकती है कंडीशन, क्योंकि इससे नीचे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा नहीं, ठीक है। इसके बारे में अभी तक नहीं पता था, एक्सपेरिमेंट के बाद में बहुत सारी कहानी निकल के आती है, उस सारी कहानियों को समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। और इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए इन्होंने क्या किया, इस सेटअप के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है अप्लाई कर दिया यहां पे। यहां पे कैथोड के ऊपर इन्होंने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया और एनोड पे पॉजिटिव। यहां जो भी वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम एक्चुअल में, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V है, ठीक है, जो V वोल्टेज यहां से अप्लाई की गई। अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने जो सेटअप किया वो बगैर किसी पोटेंशियल के ही किया, यानी बैटरी नहीं लगाई गई। स्टार्टिंग में देखा कि लाइट फॉल कर रहा है और ये है एक हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये क्या है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल कह दो, प्लेट कह दो, यहां पे मैंने लगा दी इस जगह पे। और ये जैसे ही फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर लाइट आके फॉल करती है, कोई खास लाइट ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करी। खास लाइट का मतलब सीधी सी बात क्या है कि जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। किससे? ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल मैंने लगाया, इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी की लाइट आएगी तो ये क्या करेगी? इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। इसमें से क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है इसमें से, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब सबसे मेन चीज ध्यान से समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से, स्टार्टिंग में इन्होंने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, तो C से A तक, कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रास्ते में ही, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं थी, वो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सेटअप और लगा दिया, साथ में बैटरी और अटैच कर दी। और इस बैटरी को अटैच करने के बाद क्या हुआ, इस बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है? C से। पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? एनोड से। अब जैसे ही यहां से लाइट फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने को पता नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को दिखेगा भाई सामने पॉजिटिव चार्ज है, भाग के जाएगा, ठीक है, तेजी से जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो वो तेजी से एनोड पे रीच करता है। और जैसे ही एनोड पे रीच करेगा तो हमने क्या देखा कि यहां पे हमने एक माइक्रो एमीटर लगा दिया। यहां पे क्या लगा दिया? माइक्रो एमीटर। ये क्या करेगा? ये करंट को मेजर करेगा। हाँ, जैसे ही करंट बनेगा तो साफ पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड पे रीच कर गया है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हमने फोटो इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, और जो करंट यहां पे बना उस करंट को हमने क्या नाम दे दिया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दिया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां अपने को माइक्रोमीटर से पता चल जाएगा कि बन गया है। ये एक भी इलेक्ट्रॉन रीच करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है और तुरंत जो है अपने को पता चल जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन गया। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने किया था। बाद में उन्होंने क्या किया, इस बैटरी को पलट के भी देखा। इस बैटरी को पलट के देखा, पॉजिटिव टर्मिनल को इस तरफ लगा दिया, नेगेटिव को इस तरफ। अब ऐसा करने पे क्या होगा, कैथोड पे तो पॉजिटिव आ गया और एनोड पे आ गया नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन तेजी से एनोड की तरफ अभी तो जा रहा था, लेकिन जब एनोड के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव और यहां प्लेट पे भी नेगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
उसकी तरफ से रिपेल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रॉन वहां कुछ जो है रास्ते में रह जाओगे, कुछ जो है इलेक्ट्रॉन वहां एनोड पे रीच करना शुरू जारी रखेंगे। मतलब ये कह सकते हैं भाई एक पर्टिकुलर वोल्टेज में और बढ़ाता जाऊंगा, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करता जाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। एक स्टेज ऐसी आएगी जिसपे आने के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंचेगा और जो माइक्रोमीटर है वहां पे रीडिंग आएगी 0, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो चीज जो है एक्चुअल में हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है, लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टी यहां डिस्कस की जाएगी, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उन प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। कितनी पोटेंशियल यहां से हम अप्लाई करें सो दैट कि इलेक्ट्रॉन वहां पे ना रीच कर पाए। तो नोटिस किया गया कि जैसे मान लो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव ही पोटेंशियल, तो ये मैंने कह दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। चार्ज इनटू पोटेंशियल हमने पढ़ा था वर्क डन या एनर्जी, और ये एनर्जी किसके बराबर होगा, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, याद रखना। तो यानी सीधे सीधे ये कह सकता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ आ गई बात ये। तो यानी जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किस पे, एनोड पे। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं इस सेटअप के बिहाफ पे और भी चीज एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझते जाइए। सारा खेल इसी सेटअप के अंदर है। लाइट जो फॉल कर रही है इसकी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। नंबर 1 इंटेंसिटी। क्या, इंटेंसिटी। सबको पता है बेटा इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी। दूसरी चीज क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज है इसकी फ्रीक्वेंसी कह दो या फिर वेवलेंथ। मतलब ये 2 चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले तो वो आपका फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये क्या है लाइट का। लाइट की फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको सबको पता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड, या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हमने ये पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट तक अपने को फोटोन के बारे में नहीं पता था। इस एक्सपेरिमेंट तक फोटोन के बारे में नहीं पता था। फोटोन के बारे में तो बाद में एक जब आइंस्टीन ने देखा, आइंस्टीन का अभी हम इक्वेशन पढ़ेंगे, आइंस्टीन की इक्वेशन से पता चलेगा कि यहाँ पे जो है लाइट के अंदर खास करैक्टर है भी, उसके अंदर एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर है, वो एक्सप्लेन करेंगे। तब हम फोटोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोटोन भी होता है कुछ। सो वेल, यहाँ पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी 2 चीज है। ये किस तरीके से इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अफेक्ट कर रहा है, या फिर ये कहें कि भाई जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक लॉज को इफेक्ट करेगा, उन सारी चीजों पे बात करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक लॉज अगर हम समझें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को हम स्टडी करें, तो सबसे पहली बात जो आती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक किस्म से ये कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हो आप इसको बेटा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहली बात करते हैं, ये कैसी प्रोसेस है, याद रखना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस। अब आप कहोगे बेटा इसका क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है। तो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटली हो रही है, मतलब इंस्टेंटली का मतलब भाई जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, लाइट फॉल करते ही 10⁻⁹ सेकंड के अंदर तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो नैनो सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। नैनो सेकंड बहुत छोटी, सेकंड से बहुत छोटा हिस्सा हो गया। जैसे ही लाइट फॉल करेगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसके बाद मेरे को पता चला कि भाई लाइट, कोई भी लाइट जो है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी लाइट जो है
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या है, फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकेगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन there must be certain minimum frequency of falling light below which no photoelectric emission takes place। भाई जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता, मतलब कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देयर मस्ट बी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, उससे ऊपर हो सकता है। एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको क्या नाम देंगे, उस सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई जिससे नीचे मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो मैंने दो बात बताई, एक तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस और एक ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए जरूरी है कि कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। उससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है फॉलिंग लाइट की तो वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हो जाए। ठीक है, इन केस मान लो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है फॉलिंग लाइट की, तो क्या होगा भाई, फॉल करेगा, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी यूटिलाइज की, मेटल सरफेस ने इलेक्ट्रॉन को निकाल के दे दिया, और बाकी बची हुई जो एनर्जी है फॉलिंग लाइट की वो किसमें चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। जैसे जो इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल रहा है तो वो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है बची हुई, जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया हो तो जो काइनेटिक एनर्जी वो एक्चुअल में बची हुई काइनेटिक एनर्जी है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा जो एनर्जी है वो वाली। और ये भी याद रखिए कि मेटल सरफेस के कितने डीप से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी वर्क फंक्शन के तौर पे यूज हो रही है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा जूम कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। इससे आगे थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, इससे आगे थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। अब हमने देखा कि कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी जरूर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स अगर ज्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। मतलब फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, और इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है, इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है और इंटेंसिटी बढ़ने का, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। तो सबसे पहले एट फ्रीक्वेंसी अबो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसे लिख लो,
हायर द इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट, the higher will be फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इसमें एक चीज और याद रखिए, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये सब केस के लिए नहीं, ये सब केस के लिए नहीं, एक केस यहाँ पे मैटर करता है कि जो फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर कम से कम हो, तब इंटेंसिटी आप जितनी भी बढ़ाओगे। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो लेकिन फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे है तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ आ रही है बात? यानी इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब, मैंने कहा कि नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मैंने कहा कि इफेक्टिव होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बनेगा। यहां पे एक बात ये समझ सकते हो, जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे। एक फोटोन जो है एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, मतलब समझ में आया? जैसे ही फॉलिंग लाइट का एक फोटोन आगे टकराएगा एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक फोटोन आगे टकराएगा एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहां पे मैंने कहा कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ज्यादा होना, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है यहां पे फॉलिंग लाइट की जो फ्रीक्वेंसी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जो है फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ falling light above the threshold frequency, जितनी ज्यादा बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी फॉलिंग लाइट की, उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की। द हायर विल बी the kinetic energy of ejected photoelectron, फोटो इलेक्ट्रॉन की उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द हायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ, तो ये लाज हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लाज हो गए। इनके ग्राफ पे भी बात करते हैं, इनके ग्राफ कैसे कैसे बनने वाले हैं इन कंडीशंस में। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ की हम बात कर लेते हैं, ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे। अच्छा, ग्राफ से पहले ये भी मैं एक बार शॉर्ट में पढ़ा देता हूं, क्या कि दो वर्ड मैंने यूज किए बेटा, एक तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का इंक्रीज होना मतलब क्या चीज, फॉलिंग लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है इतनी बात? जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड है? ये कंडीशन सिर्फ एक फॉलिंग लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इनमें से किसी पे नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक कंडीशन में कि फ्रीक्वेंसी जो है कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। नीचे होगी तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे। तो ये पहली कंडीशन तो क्वालिफाई करनी जरूरी है। उसके बाद इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब फोटो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब
फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। क्यों निकलेंगे ज्यादा? क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ फोटोन्स। जितने ज्यादा फोटोन उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन इनके ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं है, फॉलिंग लाइट की वेवलेंथ का कोई इफेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने लिखी कि फॉलिंग लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये भी वही कंडीशन, हायर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की बात कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप करोगे उससे क्या होंगे, उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर ये कहूं कि ये ज्यादा होगा तो इसको रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है एनोड के ऊपर। याद कीजिए, ये यहां पे मैंने कहा कि जितने ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी है, यहां से हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, इस जगह से नेगेटिव पोटेंशियल ए के ऊपर लगाऊंगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं रीच करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, मतलब यहां पे मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हमने क्या नाम दिया था, कट ऑफ पोटेंशियल, उसको हमने क्या नाम दिया था, कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, आप चाहो तो थ्रेशोल्ड, यहां पे चौथा पॉइंट जो मैंने पांचवा पॉइंट लिखना है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिएगा, उतना ही ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल जो है अपने को नेगेटिव चाहिएगा। समझ आ गई बात? मतलब ये लिख सकते हैं, हायर द frequency of falling light, above the threshold frequency, the higher will be स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, कट ऑफ पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल, इसको क्या नाम बोलेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। मतलब आपको एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ रहा है, सो दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना बन जाए, 0। ठीक है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये। ठीक है, हाँ जी, यहां पे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितनी ज्यादा होगी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब ये चीज आपके दिमाग में सेट कर लीजिए, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सारे, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन केस यहां पे वेवलेंथ दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी का तो बता दिया कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन अगर वेवलेंथ के साथ दे दे तो रेसिप्रोकल है, वेवलेंथ ऑफ फॉलिंग लाइट रेसिप्रोकल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूरी है फॉलिंग लाइट की, ठीक है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में सेट रखना है, जो मैंने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में आपको बता भी दिए हैं, इन पे क्वेश्चंस बनाता है कई बार। अगर मैंने रेड की जगह ब्लू लाइट यूज कर दी
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा था रेड से, मैंने ब्लू यूज कर दिया, तो उससे किस चीज पे इफेक्ट पड़ने वाला? देखो मैंने क्या किया, रेड से ब्लू किया, मतलब वेवलेंथ को डिक्रीज किया है। वेवलेंथ को डिक्रीज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा है, लेकिन इससे इंटेंसिटी पे या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, अब बात आती है कि ये फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाता है या इंटेंसिटी को। जो लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट सेटअप है इसको वापस देखते हैं। यहां पे मैंने सोर्स यूज करना है, कोई सोर्स, मैं यहां पे लाइट का सोर्स यूज करूंगा, जितना ज्यादा इसके क्लोज लेके आऊंगा, कैथोड के क्लोज लेके आऊंगा, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, दूर लेके जाऊंगा इंटेंसिटी घटेगी। ठीक है, यहां पे लाइट सोर्स अलग अलग यूज कर दिया मैंने, मोनोक्रोमेटिक है या फिर कलरफुल लाइट मैंने यूज की है, तो कौन सी है, मतलब कलरफुल लाइट में भी अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, कौन सी कलर की लाइट यूज की है उससे फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हो आप। ठीक है, ये चीज समझ आ गया होगा। ग्राफ पे बात करते हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहला ग्राफ मैं बनाता हूं जिसमें एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ठीक है, यहां पे मैंने लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पे मैंने लिया है पोटेंशियल, सॉरी, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है वो इस एक्सिस पे। इधर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या नंबर ऑफ फोटोन्स भी ले सकते हो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो। लेकिन एक बात समझने की है, एट गिवन इंटेंसिटी, ठीक है, एट गिवन इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया, इंटेंसिटी फिक्स कर दिया। इंटेंसिटी फिक्स करने का मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी फिक्स है, इसका मतलब हमें जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वो फिक्स है, क्योंकि मैंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। जब आपने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरे को कांस्टेंट मिला। इसको हम सैचुरेशन करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इस सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो डेफिनेटली ये वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा किधर, इधर की तरफ, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। अब ये कौन सा पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं इसको। ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मान लो मैंने कहा कि इंटेंसिटी फिक्स है लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो एक ये स्टॉपिंग पॉइंट मिल गया मेरे को, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक और मैंने ये मान लो इस तरफ बना लो या किसी भी तरफ बना लो, ये बना लिया मैंने, एक ये बना लिया, अलग अलग मैंने तीन ग्राफ बनाए, एक में V02, V03, ये स्टॉपिंग पॉइंट्स मिल गए मेरे को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी पे और ये न्यू3 फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तीन फ्रीक्वेंसीज को मैंने यूज किया है, न्यू1, न्यू2, न्यू3। हाइयर द फ्रीक्वेंसी, यहां पे अपने को पता है फ्रीक्वेंसी न्यू1 जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू3। स्टॉपिंग पोटेंशियल से है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 का सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड। नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, ये है, V01 है। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है। समझ आ गई बात, मतलब ये पॉइंट शिफ्ट हो रहे फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से, इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसका सैचुरेशन करंट जो है फिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फिक्स है। एक ग्राफ तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं, दूसरा ग्राफ, जिसके अंदर मैं फ्रीक्वेंसी वेरी फ्रीक्वेंसी को फिक्स करेंगे। अब की बार हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, एट फिक्स फ्रीक्वेंसी, लेकिन कंडीशन वही है कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उससे नीचे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा ना। हाँ, तो ये भी जरूरी है। तो मैंने ये ग्राफ बनाया है। अब गिवन फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही बनेगा, ये V0,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये अपना क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस कंडीशन के लिए, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स हो गया। लेकिन अब यहां पे मैंने लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो अपने को ये ग्राफ जो है अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे मान लो भाई मैंने एक ग्राफ ये बना दिया, ठीक है, एक ग्राफ ये बना दिया, ये 3 ग्राफ बना दिए। अब इसमें मैंने इंटेंसिटी I1 I2 और इंटेंसिटी I3 ये यूज किया मैंने, I1 I2 I3 3 इंटेंसिटीज मैंने यूज की। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा सैचुरेशन करंट, जितनी कम इंटेंसिटी उतना ही सैचुरेशन करंट कम हुआ। तब बात यहां पे समझ में ये आई है कि I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I3 की है, तो I3 की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसका सैचुरेशन करंट भी ज्यादा है, उसके बाद में I2, उसके बाद I1, और भी कम होगा तो उससे भी नीचे ग्राफ बनेगा। लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स पॉइंट मिलेगा। ये ग्राफ, ये दो, मतलब बच्चों को ये ग्राफ जो है अलग एकदम से कंफ्यूज करने वाले लगते हैं, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, भाई एक ही ग्राफ के अंदर मतलब 2-3 ग्राफ बना रखे होते हैं, एक ग्राफ ये बना दिया, ठीक है, एक ये ग्राफ बना दिया, हो सकता है एक ग्राफ ऐसे करके ये बना दिया। अब इसमें देखो 3 ग्राफ मैंने, ग्रीन, व्हाइट, येलो, इसमें इनको मैंने नाम दे दिया, लेट्स सपोज ए ग्राफ, ये बी और ये सी। तो इसमें एक चीज याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा करंट जो है किसमें, ए ग्राफ के अंदर है। ए ग्राफ में सबसे ज्यादा करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी ए की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ए की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर बी की, और फिर जो है इंटेंसिटी सबसे कम किसकी है, सी की। ग्राफ के हिसाब से मैंने बात की। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो देखिए कौन कौन से ग्राफ, रेड और येलो ग्राफ, ए और सी जो है, रेड सॉरी येलो और व्हाइट दोनों एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, इसका मतलब इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ए और ये वी नॉट सी, इनका पोटेंशियल सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, ठीक है। और ये है अपना बी वाला ग्राफ, बी वाले ग्राफ और ज्यादा नेगेटिव मिला, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी किसकी, बी की। तो ये रिलेशन आ जाएंगे, ऐसे समझना इन चीजों को बस, ठीक है, ऐसे ग्राफ कोई भी आ जाए तो। इसके अलावा एक और बात करते हैं, अब ग्राफ हम बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी का ग्राफ बना के देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटेंसिटी टाइम ग्राफ, तो देखो इस ग्राफ के अंदर कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टी, और यहां मैंने लिखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या इंटेंसिटी। भाई इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे जैसे ही नैनो सेकंड होगा, 1 नैनो सेकंड होगा, नैनो सेकंड होते ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब टाइम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो टाइम जो कम से कम जिसपे अपने को फोटो इलेक्ट्रॉन अपना इजेक्ट हो सकता है वो कितना है, उसको मैंने कह दिया 10⁻⁹ सेकंड। इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो ये तो हमने सीख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो हमने सीख लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे मैंने लिखा कि भाई इंटेंसिटी ले लेते हैं, यहां है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ये सारी चीज तभी पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। अब इसमें इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये ऐसा ग्राफ मिलेगा, समझ आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। भाई ये तो हमने रिलेशन पढ़ा ही नहीं था, मैंने कहा था कि भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो
तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो रिलेशन, इसका भी ग्राफ तो कुछ ना कुछ इसका भी बनेगा। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा उसको बात कर लेते हैं। यहां पे मैंने ले लिया भाई फ्रीक्वेंसी, और यहां लिखा हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब मिलेगा? कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तभी करंट मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसा ग्राफ बनेगा, कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दिया। और ये कब मिलेगा? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही मिलेगा, क्योंकि इससे नीचे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सेम टाइप का ग्राफ मैं एक और बनाता हूं। सेम टाइप का ग्राफ हम बनाते हैं किसके लिए भाई? अगर मेरे पास में फोटो इलेक्ट्रिक करंट और किसके बीच में? वेवलेंथ के बीच में बनाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वेवलेंथ के बीच में। तो ये ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनाना है। यहां लैम्डा मैंने लिया और यहां लिखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा। तो इस बार जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसे। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा नोट। मतलब इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इधर आगे नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और यहां इससे पहले मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब इससे पहले कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो ये ग्राफ मतलब, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड नहीं करता। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी। इनके बीच ग्राफ बनता है। इनके बीच कैसा ग्राफ बनेगा वो देखिए भाई। सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको और तरीके से बनाते हैं, थोड़ा ऐसे बनाते हैं इसको भी, ये 0। यहां मैंने लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। ध्यान से समझते जाओ, सारी चीज बहुत आसान है, बहुत मजेदार लेक्चर है। ये सारा का सारा टॉपिक बहुत ही आसान है। फ्रीक्वेंसी, अब आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा नेगेटिव में पोटेंशियल अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कब? कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हम बनाएंगे ये ग्राफ, मतलब इसके बाद का ग्राफ बनेगा ये ऐसे। इससे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। इससे पहले नहीं होगा तो ये हमारी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है? हाँ। और वेवलेंथ के लिए आ जाए तो ऐसा बनेगा। वेवलेंथ के लिए सेम टाइप का जो है मैं यहां वेवलेंथ के लिए बना देता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ, इनके बीच में ग्राफ बनाना पड़ जाए तो इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? वो ग्राफ कुछ ऐसे बनाओगे। ये लैम्डा नोट है और ये वेवलेंथ है, और यहां हमने लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है भाई, करता है। ये ग्राफ नीचे, क्योंकि इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी इसके अंदर हम और भी चीज, ये दोनों ग्राफ के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम ग्राफ के बारे में इन जनरल सारी चीज समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आई होप यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ग्राफ कैसे बनते हैं, अभी इस ग्राफ के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं, ये स्लोप पूछेगा एक, तो ये स्लोप कितना होता है, इसका ये स्लोप कितना है। ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेप्ट कितना बनेगा, इन सब बातों पे हम जाएंगे
भाई ये कितना बनने वाला है, इन सब के बारे में। ये ग्राफ हो सकता है यहाँ इधर मैंने इधर की तरफ बनाया, तो ये नीचे की तरफ भी मैं ऐसे बना सकता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने ऊपर की तरफ बना दिया है। यहां मैंने लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ग्राफ नीचे से ऐसे की तरफ आएगा बेटा, ऐसे भी आ सकता है यहाँ, ये है लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट पॉइंट कितना बनेगा इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट में, और ये किस में बन रहा है, ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिए। वो मैंने पॉजिटिव ऐसे बना दिया, एक्चुअल में यहाँ इंटरसेप्ट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसमें स्लोप कितना होगा ये सब चीज मैं इस लेक्चर में नहीं बताने वाला, मैंने सिर्फ ग्राफ बना करके बताए कौन कौन से कैसे ग्राफ बनते हैं। तो आज मैंने आपको जो चीज पढ़ाई है ब्रीफ में एक बार एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा एमिशन क्या होता है, कितने तरह का एमिशन होता है। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में सीखा, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सीखी, वो क्या थी, वर्क फंक्शन, ठीक है, क्योंकि वर्क फंक्शन के बिना पे अपना सारा टॉपिक अधूरा रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सीखा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट की हमने एक रिव्यू लिया उसका, ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने फाइंड आउट किए, और फिर हमने बहुत सारे ग्राफ जो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को अभी तक पीछे के टॉपिक्स क्लियर नहीं है, जैसे ऑप्टिक्स मैंने पढ़ा दिया तो ऑप्टिक्स का पॉइंट क्लियर नहीं है, तो वो ऑप्टिक्स के लेक्चर अच्छे से देख ले, ठीक है। ये लेक्चर को जैसे ही देखते हो, देखने के साथ साथ में इसके क्वेश्चंस जरूर लगाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो दिक्कत आती है, डाउट आती है, तो कमेंट जरूर किया करो कि सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आई, तो डेफिनेटली उसका कोई अनदर वीडियो मैं बना करके डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ। जय हिंद।